हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का टॉप 10 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी जो है बहुत सारा जो है क्वेश्चन मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। करीब 1000 क्वेश्चन जो है वो पूरा होने वाला है। और हर एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप का है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन को जो है रिपीट कर रहा हूँ। हर एक जो है क्वेश्चन अलग अलग टाइप का जो है, मतलब अलग अलग जो है कंसेप्ट एक क्वेश्चन से आपको सीखने को मिल रहा है। तो सारा क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आप करके जाइए। आपको एग्ज़ाम में जो है डायरेक्टली जो है बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आपको फ़ायदा जो है ज़रूर होगा, है ना। विद कंसेप्ट आपको सीख कर जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने केमिस्ट्री में। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई है। तो किसी भी ऑर्डर के लिए, तो जीरो पूछ रहा है, आप किसी भी ऑर्डर के लिए जनरल जो यूनिट आप लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट का, ये होता है मोल पर लीटर 1 माइनस एन जो होता है सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ पर एन क्या होता है जी, एन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एन का वैल्यू जो होता है आप पुट कर दीजिए, आप किसी का भी मिल जाएगा वैल्यू यूनिट। जैसे हमसे पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट कीजिए तो मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला ना। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का पूछता है तो एन का वैल्यू जो होता है यहाँ पर एक पुट कर देते, तो एक पुट करते तो ये पूरा खत्म हो जाता है, सेकंड इनवर्स हो जाता है। उस केस में करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाता है। सेकंड ऑर्डर के लिए पूछता है तो एन का वैल्यू जो होता है टू पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन तीसरा हो जाता है ना। हमसे जीरो पूछ रहा था इसलिए एन का वैल्यू जीरो पुट किए, और उसके बाद जो होता है इस टाइप से आपका आंसर जो है मिल जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आप इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इसे क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको हम बताए थे, जो ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन आपको डाले हैं हम यूट्यूब पे, उसमें बताए थे कि अगर किसी कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप हो, पहला वाला, इसको मिथाइल कीटोन के नाम से जानते हैं, CH3 डबल बॉन्ड हो, या फिर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो CH3CHOH, तो ये वाला क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होकर इसी फॉर्म में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में मिल रहा है तो ये दोनों जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। तो एक एक को चेक करते हैं। देखिए पहला वाला में लिखा हुआ है कि CH3CHO, तो CH3 डबल बॉन्ड O, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर जो है मिथाइल केटोन है पहला वाला, इसका मतलब ये वाला ग्रुप मिल रहा है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। हमसे बोल रहा है कौन सा नहीं करेगा, पहला तो नहीं होगा, पहला शो करेगा। दूसरा देखिए, दूसरा भी कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो ये वाला ग्रुप आ गया मिथाइल कीटोन ना, C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी जो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि CH3CH2CHOH को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, और CH3, यहाँ पर भी देखिए इस ग्रुप को आप उठाइए, ये वाला देखिए यही सेम वाला ग्रुप है ना CH3CHOH, तो अगर ये ग्रुप आ गया तो ये ऑक्सीडाइज होकर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर ये भी ग्रुप किसी कंपाउंड में है तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, मतलब सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन का साल्ट जो होता है बनाएगा। तो मतलब ये भी शो करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 वाला शो नहीं करेगा, देखिए क्यों नहीं करेगा, इस टाइप से लिख सकते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर कोई इन दोनों में से ग्रुप मिल रहा है, ये वाला दोनों कंडीशन होना चाहिए किसी ग्रुप में, लेकिन ये वाला आप उठाइए, इसको इधर तो होगा ही नहीं, इसको आप उठाइए C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया CH2 आ गया। अगर 2 भी आ गया तब भी जो होता है ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए, मिथाइल कीटोन होगा तभी जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस टाइप से आप निकाल कर सब में टेस्ट कर सकते हैं ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये दो ग्रुप को जाँच करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं सारा स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। पहला बोल रहा है कि स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल बराबर 4/9 स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही है। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होता है ये 4/9 होता है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, लिगेंड्स आर लेविस बेस, बिल्कुल लिगेंड, जैसे हम वाटर क्या है, ये एक प्रकार का लिगेंड है, तो यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो लिगेंड क्या होता है, उसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर डोनर आपको पता है कि लिविस
बेस होता है, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। तो जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनके पास लोन पेयर जो होता है डोनेट करने के लिए होता है, तो वो लेविस बेस हो सकता है ना, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, सिस्प्लेटिन जो होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बिल्कुल ये भी सही है ना, ये स्टेटमेंट पूछा भी गया है। सिस्प्लेटिन जो है कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल जो होता है कॉम्प्लेक्स है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो होता है 10⁻², सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जी। यहाँ पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होता है उसका वैल्यू 10⁻², सेकंड इनवर्स है ना। यूनिट से भी आप जान सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है ना, जो आपको शुरू में बताए थे कि मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n, तो n का वैल्यू अगर आप 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा आपको सेकंड इनवर्स आएगा ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। फिर हमसे पूछ रहा है कि कितना समय जो है वो 20 ग्राम रिएक्टेंट शुरू में है उसको 5 ग्राम होने में लगेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि KT बराबर होता है 2.303 लॉग, ऊपर में लिखते हैं कितना शुरू में है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन N नॉट, और बटा में N क्या है जी, नीचे में रिमेनिंग वाला कितना बच गया। ये एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। दूसरा टी हाफ, कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताइए कि हाफ लाइफ जो होता है क्या होगा, तो उसका फार्मूला 0.693/K। के क्या है, यही रेट कांस्टेंट है। अब देखिए 0.693 को आप लिख सकते हैं 2.303 log 2/K है ना। कभी कभी ये भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कभी कभी ये भी जो होता है अपने सहूलियत के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2.303 और log 2 का वैल्यू आपको पता है, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.301, तो इसका आप दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 0.693। 0.693 को हम 2.303 log 2 भी लिख सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए कितना होगा 20 ग्राम को 5 ग्राम, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। के देखो दिया हुआ है कितना है 10⁻⁻2 बराबर सॉरी इनटू टी निकालना है 2.303 लॉग एन नॉट क्या है जी, कितना कंसंट्रेशन था शुरू में, कितना है 20, नीचे आपको ध्यान रखना है कि बचा हुआ कंसंट्रेशन लिखना है। क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक होने में, मतलब बचा कितना है 5 ग्राम। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 5 × 20, हम इसको ऊपर ले जाके सोल्व करते हैं है ना थोड़ा सा, तो हो जाएगा आपका टी बराबर 2.303, और ये log 4 है, log 4 को लिख सकते हैं हम 2 × log 2 बट्टा में ये जो k है इसको हम इधर लेके आ जाते हैं 10⁻²। अब देखो 2.303 log 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.303, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं log 2 इसको लिख सकते हैं 0.693, इसीलिए हम आपको बताएं ये सहूलियत होता है। तो 0.693 आप लिख लीजिए इंटू 2 तो ऐसा ही है, और ये जो आप 10⁻² है इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+2 मतलब 100। अब इसको गुना कर लीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, एक इधर इस डेसिमल को हटाइएगा तो 3 जीरो नीचे आएगा इंटू 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 138.6 सेकेंड जो होता है ये लगेगा 20 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम होने में। करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो मेन है कि ये दो फार्मूला कम से कम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पता होना चाहिए, टी हाफ और किसी भी समय पर जो होता है आपको कितना जो है रिएक्टेंट बच गया, या तो अगर आपको समय निकालना हो तो आप इस फार्मूला को चलाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ के एफ के बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है ये 1.86 है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या हो जाता है जी, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है के एफ मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है यहाँ पर मोलालिटी है ना, मोलैरिटी का छोटा टुकड़ा है। तो हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा टी एफ का ही वैल्यू आपको बताना है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और के एफ भी आपको दिया हुआ है 1.86, ये देखिए मोलैलिटी भी दिया हुआ है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ना। 1.86 गुना 0.1, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो ये और जो होता है जीरो शिफ्ट कर देगा, डेसिमल जो है एक और शिफ्ट कर देगा, तो 0.186 जो होता है डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रिएक्शन, आप देख रहे हैं कि ये क्या है अल्कोहल है,
अल्कोहल का जो है जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं हैलो एसिड और ZnH2 के साथ, ये कहीं कहीं आपको ल्यूकस रिएजेंट का जो होता है ये याद दिला रहा है। ल्यूकस रिएजेंट में क्या यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड HCl और ZnCl2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अल्कोहल को जब हम लोग HX हैलो एसिड और ZnH2 एक कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तरीका होता है अल्काइल हेलाइड बनाने का। तो बोल रहा है कि कौन सा जो है हैलो एसिड अल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्ट करके या जल्दी रिएक्ट करके जो होता है बनाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले जो होता है HI रिएक्ट करता है, फिर HCl, फिर HBr, है ना। सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर जो होता है HBr जो होता है ये रिएक्ट करता है। HF तो रिएक्ट ही नहीं करता है ना। तो सबसे पहले HI जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हेलाइड बनाएगा, फिर जो है HCl HBr, यही रिएक्टिविटी पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ Mn, मैंगनीज का कौन सा कंपाउंड जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए मैंगनीज जो होता है पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेके +7 तक। और NCERT में आपको लिखा हुआ है कि मैंगनीज जो है, मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हेलाइड होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट MnO3F, इसको छोड़ के जो है बाकी किसी भी हेलाइड में जो है मैंगनीज +7 स्टेट में नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन आप देखिए, पहला वाले में जब आप X मान के निकालिएगा तो मैंगनीज यहाँ पर +7 स्टेट में है, लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, हेलाइड है। तो ये हेलाइड है तो +7 वाला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये एक्सेप्शन है ना। तो हमसे बोल रहा है कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये तो करता है, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देखिएगा तो मैंगनीज +3 में है तो +3 का हेलाइड बनाएगा, ये भी नहीं होगा। +4 का हेलाइड जो होता है बनेगा। चौथा देखिए मैंगनीज +7 में है तो +7 का हेलाइड जो होता है वो नहीं बनता है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल रिएक्शन जो होता है दिया हुआ है और सेल रिप्रेजेंटेशन निकालना। तो जब भी आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है Zn + copper2 Zn+2 +Cu, तो सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन आपको निकालना है तो रिएक्टेंट साइड आप लिख लीजिए लेफ्ट राइट, प्रोडक्ट साइड लिख लीजिए लेफ्ट राइट। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ दीजिए, राइट को राइट के साथ जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, तो एक डंडी बना, पहले 2 डंडी बनाएंगे, ये साल्ट ब्रिज को बनाएगा, फिर एक इधर डंडी एक इधर डंडी। लेफ्ट साइड जो होता है एनोड को लिखते हैं, एनोड पे कौन जा रहा है, जिंक। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो है Zn से Zn+2 में जा रहा है, और राइट साइड हम लोग रिडक्शन लिखते हैं जो कि कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप डेनियल सेल के केस में 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक भी याद रख सकते हैं, LOAN लोन और RRCP। लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। लोन क्या है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, जिंक कहाँ से जा रहा है 0 से +2 में, और राइट साइड में क्या होता है रिडक्शन। तो वहीं बोला जा रहा है कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। RRCP का मतलब राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Zn से Zn+2, फिर साल्ट ब्रिज, कॉपर +2 से कॉपर, करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। इसका आपसे पूछ रहा है बेसिसिटी। बेसिसिटी का आने का मतलब है कि कितना जो है H+ को रिलीज करेगा। तो पहले फिगर बना लीजिए इस टाइप से, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वही वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा जो ऑक्सीजन के साथ लगा है। तो 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ लगा है, यही वाला टूटेगा तो बेसिसिटी जो होता है इसका हो जाएगा 2, और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला। जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ लगा है ये इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले में बताए थे कि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस Hp इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाता है, और सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला बॉन्ड नहीं टूटता है ना। तो बेसिसिटी बताने का काम कौन करता है, कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। आपको 3 जो है ऑक्सी एसिड फॉस्फोरस का ध्यान रखना ही है ना। वैसे तो बहुत सारा होता है लेकिन 3 आपको ध्यान रखना है। H3PO2 नाम भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, इसका बेसिसिटी 1 हो जाता है। दूसरा है H3PO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस, इसी के बारे में पूछ रहा था, इसका बेसिसिटी 2। तीसरा होता है H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक, इसका बेसिसिटी हो जाता है 3।
आपको बिना फिगर बनाए भी आप याद रख सकते हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है जी 2, तो जितना ऑक्सीजन है एक कम बेसिसिटी हो जाएगा, तो 2 है तो बेसिसिटी 1। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 3 है, बेसिसिटी 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, बेसिसिटी 3 है। आप फिगर बना के भी निकाल सकते हैं, है ना। हमसे यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड H3PO3 में पूछ रहा था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है और वहीं बेसिसिटी बताता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रिएक्शन में जो है बेंजीन जो होता है इज फॉर्म्ड एज फाइनल मेजर प्रोडक्ट। किसमें जो है बेंजीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। पहला आप देखिएगा तो ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग NaOH और CaO के साथ करा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइन। सोडा लाइन का जब आप 3:1 रेशियो लीजिएगा तो ये क्या करता है कि डी कार्बोक्सिलेशन, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को डी कार्बोक्सिलेशन इसको बोला जाता है ना। तो जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन मिलेगा और ये जो कार्बन है यहाँ पर Na2CO3 के रूप में जो होता है निकल जाएगा। ये फिर हीट करके CO2 के रूप में जो होता है बाहर निकल जाता है। पहला वाला में जो है बेंजीन बनता है। दूसरा वाला देखिए, ये अब क्या है, बेंजीन के ऊपर OH है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। ये हम आपको नेम रिएक्शन में बताए थे कि जब फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो डायरेक्ट इसको फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करता है, बेंजीन में। यहाँ भी बेंजीन बन रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा जो है ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो इथाइन है। और इथाइन का जो होता है जब 3 मॉलिक्यूल लेकर रेड हॉट आयरन ट्यूब लीजिएगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करता है उसको, बेंजीन में, है ना। पहले 2 कार्बन था, उसका जो है 3 मॉलिक्यूल लिए तो 3 दूनी 6 कार्बन का जो होता है एक आपको इस टाइप का रिंग वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। मतलब तीनों तरीका में जो है बेंजीन बन रहा है। हमसे यही पूछ रहा है कि किस तरीका में जो है बेंजीन बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, तीनों में बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना। तो ये तीनों जो है बेंजीन का तरीका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका आज का जो है टॉप 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैं वही उसी टाइप का जो है क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली जो है बेनिफिट्स मिले, है ना। तो सारा सब्जेक्ट का आ रहा है, फिजिक्स का भी हम डाल रहे हैं ना। फिजिक्स का जो है बहुत सारे बच्चों को हार्ड लग सकता है, लेकिन बाबू रियलिटी है कि फिजिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का थोड़ा ईजी टाइप का हो सकता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा आपको लेंदी मिलेगा। तो वैसा भी क्वेश्चन आपको करके जाना है ताकि वहाँ पर अचानक से आपको पैनिक ना होना हो। तो मिलता है एक बार ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।